नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र जोशी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राजनीति विज्ञान कक्षा 12 भारतीय राजनीति का दूसरा अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम हल करेंगे बहुचयनात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक प्रश्नों को। इससे पहले हमने इस किताब का पहला अध्याय का वीडियो बना दिया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देख ले। तो मुझे ये पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और बाकी कोई किताब भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस अध्याय के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, 1952 के चुनावों में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? तो अपने पहला जो आम चुनाव होता है वो होता है 1952 में। 1952 में कुल जो मतदाता थे उन मतदाताओं में मात्र 15% मतदाता ही साक्षर थे। बाकी 85% मतदाता असाक्षर थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने 15%। क्या उत्तर होगा? 15%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 15%। दूसरा प्रश्न है अपने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन अ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ब आचार्य नरेंद्र देव, स ए वी वर्धन, द कुमारी मायावती। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी वो करने वाले थे आचार्य नरेंद्र देव। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा अपने ब आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव ने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, पहले आम चुनाव में निम्न में से कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही? तो आपको पता ही है पहला आम चुनाव कब होता है? 1952 में। तो 1952 में जब चुनाव हुए थे तो पहले नंबर पे रहने वाली पार्टी थी अपने कांग्रेस। कौन सी थी? कांग्रेस। और दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही थी वो थी सीपीआई, जिसको कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है अपने, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली? तो 1948 में भारत के गवर्नर जनरल की शपथ लेने वाले थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो 1948 में किसने भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ ली थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय थे ये जिन्होंने भारत के गवर्नर जनरल की पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया? तो भारत का संविधान अंगीकृत होता है अपने 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? 26 जनवरी और 26 नवंबर 1949। क्या है? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न है अपने,
भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन अ राजा राम मोहन राय, ब दयानंद सरस्वती, स बी आर अम्बेडकर, द गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 7वां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अ मोरारजी देसाई, ब मीनू मसानी, स अटल बिहारी वाजपेयी, द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है 1951 में। कब होती है? 1951 में। और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? ऑप्शन अ 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं 24 जनवरी 1950 को। कब होते हैं? 24 जनवरी 1950 को अपने विधान भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और उस अंतिम बैठक के दिन ही भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न अपना भारत का संविधान कब से अमल में आया? अमल का मतलब कब से लागू हुआ? ऑप्शन 15 अगस्त 1947 से, 26 जनवरी 1950 से, 26 नवंबर 1949 से, 24 जनवरी 1950 से। तो भारत का संविधान सभी को पता है कब से अमल में आया था? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को ये अमल में आया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 26 जनवरी 1950। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन अ सुकुमार सेन, ब के सुंदरम, स डॉक्टर नगेंद्र सिंह, द टी एन शेषन। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट प्रश्न है अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अ जवाहरलाल नेहरू, ब सरदार वल्लभ भाई पटेल, स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव होता है अपने 1952 में। और 1952 में चुनाव होते हैं, उसमें सबसे बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस। और कांग्रेस प्रथम आम चुनाव में कितनी सीटें जीतती है? 364। और दूसरे नंबर पे रहती है सीपीआई, जिसको कहते हैं अपन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस प्रकार से स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने 1952।
नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी, तो प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? ऑप्शन न राजकुमारी अमृत कौर, ब पीसी जोशी, स सुकुमार सेन, द जगजीवन राम। तो स्वतंत्रता के बाद पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी अपने राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अपन CPI भी कहते हैं, और इस CPI का सर्वाधिक जो वर्चस्व था वो था केरल के अंदर। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? तो ये सत्ता में आई थी केरल के अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? केरल। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था? ऑप्शन अ अनुच्छेद 370, ब अनुच्छेद 354, स अनुच्छेद 356, द अनुच्छेद 352। तो 1959 में कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो 356 के अंतर्गत क्या होता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 1959 में कांग्रेस सरकार ने केरल की सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन अ 1934, ब 1955, स 1948, द 1942। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। कब हुआ? 1934 में। तो 1934 में क्या हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। नेक्स्ट प्रश्न अपने, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन अ कामराज नाडार, ब पीसी जोशी, स मोरारजी देसाई, द भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती? ऑप्शन अ 361, ब 362, स 363, द 364। तो पहला जो आम चुनाव होता है 1952 में, और 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 364 सीटें जीती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? 364। तो प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 364। तो इसका सही उत्तर 364 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन अ चेन्नई, ब केरल, स आंध्र प्रदेश, द तेलंगाना। तो त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल का। किसका हिस्सा है? केरल। त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में केरल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? केरल का। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपने 20वां, एक हिंदुस्तानी
संपादक ने निम्न में से किसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया? ऑप्शन अ लोकतंत्र पर अमल को, ब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग को, स सार्वभौम मताधिकार पर अमल को, द आम चुनावों के आयोजन को। तो एक हिंदुस्तानी संपादक था, उसने सार्वभौम मताधिकार पर अमल को, किसको? सार्वभौम मताधिकार पर अमल को क्या कहा था? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वभौम मताधिकार पर अमल को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपने लोकसभा के पहले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? तो पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 364। कितनी सीटें जीती? 364। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 364। अगला जो प्रश्न है अपने, हमारे देश की चुनाव प्रणाली में निम्न में से किस तरीके को अपनाया गया है? तो हमारे देश की चुनाव प्रणाली में किस तरीके को अपनाया गया है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सर्वाधिक तरीके, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत, ऑप्शन स अधिमान्य मतदान प्रणाली, और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपने भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में अपनाया गया है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। किसको अपनाया गया है? सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हमारे देश की चुनाव प्रणाली में निम्न में से किस तरीके को अपनाया गया है? सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है अपने की 23वां, चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं अपन ईवीएम, का इस्तेमाल किस दशक में शुरू किया? तो चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल शुरू किया था वो किया था 1990 के दशक में। कब शुरू किया? 1990 के दशक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? 1990 के दशक से। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया। तो पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल कब से चालू हुआ? तो 2004 से। कब से चालू हुआ? 2004। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2004 तक पूरे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया था। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? अ भीमराव अंबेडकर, ब आचार्य नरेंद्र देव, स रफ़ी अहमद किदवई, द राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बने। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन बने थे? अ रफ़ी अहमद किदवई, सत्यनारायण सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, द राजकुमारी अमृत कौर। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बने थे रफ़ी अहमद किदवई।
कौन बने थे? रफ़ी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट प्रश्न है अब अपने रिक्त स्थान वाले। तो अभी तक अपन ने देखे थे बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को। अब अपन शुरू करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो कौन सा जो आम चुनाव था वो दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ? तो 1952 का जो प्रथम आम चुनाव था वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस प्रकार से पहले जो रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस प्रकार से पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? 1952। दूसरा रिक्त स्थान है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे। तो पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे अपने? तो अभी अपन ने देखा था कि पहले संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई भारत के पहले संचार मंत्री थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रफ़ी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे। तीसरा प्रश्न है सिंहासन मूलतः भाषा में बनाई गई थी। तो सिंहासन मूलतः किस भाषा में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी अपने मराठी भाषा में। किस भाषा में बनाई गई थी? मराठी भाषा में। तो सिंहासन मूलतः मराठी भाषा में बनाई गई थी। चौथा प्रश्न है अपने ए के गोपालन राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। तो ए के गोपालन किस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे? तो ये थे अपने केरल के। कहाँ के थे? केरल के। तो ए के गोपालन केरल राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने कि ए के गोपालन केरल राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। पांचवा रिक्त स्थान है 1942 ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। तो 1942 से कौन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे? तो ये थे अपने दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका वापस देख लेते हैं अपन कि दीनदयाल उपाध्याय 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। छठा जो रिक्त स्थान है अपने भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया। तो भारत का संविधान कब अंगीकृत होता है? 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत होता है? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। सातवां जो रिक्त स्थान है 1957 में राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। तो किसकी अगुवाई में एक कम्युनिस्ट सरकार बनी थी? तो ये बनी थी अपने केरल के अंदर। कहाँ बनी थी? केरल के अंदर। तो केरल के अंदर 1957 में
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। तो 1957 में केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ये थे अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब लेते हैं अपन अति लघुतरात्मक प्रश्नों को। तो इसको अपन थोड़ा स्पीड से लेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट न हो। तो सबसे पहला प्रश्न है अपने, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता का नाम लिखिए। तो समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय। किसको माना जाता है? दीनदयाल उपाध्याय। तो समग्र मानवतावाद सिद्धांत किसने दिया? दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया था? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को। किसको अपनाया? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को। अगला प्रश्न है अपने, भारत में एक दल प्रधानता के युग में किस दल को सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया? तो अपन को सभी को पता है कि 1952 से लेकर के 1977 तक भारत में एक दल का प्रभुत्व था और वो एक दल था अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कौन से दल का प्रभुत्व था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? तो भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त होता है? ये होता है 1977 के अंदर। 1977 में पहली बार भारत में गठबंधन की सरकार बनती है, जिसके साथ ही एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हो जाता है और बहुदलीय प्रधानता शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? 1977 में। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, एक दल प्रधानता का युग किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो एक दल की प्रधानता का युग किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था सन 1952 के प्रथम आम चुनाव से। कब से शुरू हुआ? 1952 के प्रथम आम चुनाव से भारत में एक दल की प्रधानता थी और वो एक दल कौन सा था? अपने कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? तो आप सभी को पता है कि एक दल प्रभुत्व वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। तो भारत में प्रथम आम चुनाव होता है 1952 में, दूसरा आम चुनाव होता है 1957 में और तीसरा आम चुनाव होता है 1962 में। तो इन तीनों आम चुनावों में किस पार्टी का वर्चस्व था? कांग्रेस पार्टी का। तो भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? तो वो रहा था अपने कांग्रेस पार्टी का। किसका रहा था? कांग्रेस पार्टी का। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में, वो हुआ था 489 सीटों के लिए। कितनी सीटों के लिए हुआ था? 489 सीटों के लिए। उसमें से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 364 सीटें प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पहली सबसे बड़ी पार्टी थी और दूसरी पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 364। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है, किसने कहा था? तो ये कोटेशन है कि राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और ये रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है, ये कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि राजनीति में जो नायक पूजा का भाव होता है वो हमें पतन की ओर ले जाता है और व्यक्ति को क्या बना देता है? तानाशाह। तो ये कथन किसका था? भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 27-28 दिसंबर 1885 को। कब की जाती है? 27-28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल गोकुलदास कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? तो भारत में समाजवादी दल का गठन होता है 1934 में। तो भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? 1934 में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन होता है 1950 के अंदर। कब हुआ? 1950 में। और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बना? तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे अपने सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब होती है? 1951 में। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है अपने, भारत में तीसरे आम चुनाव कब हुए? तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, दूसरे हुए थे 1957 में और तीसरे आम चुनाव हुए थे 1962 में। तो तीसरा आम चुनाव कब होता है? 1962 में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? 1962। पहले 3 आम चुनावों में लोकसभा में दूसरे स्थान पर रहने वाली सबसे बड़ी पार्टी का नाम लिखिए। तो पहले 3 आम चुनावों में पहले नंबर पे रहने वाली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी और दूसरे नंबर पे रहने वाली पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कहते हैं अपन CPI। तो पहले तीनों आम चुनाव 1952, 1957 और 1962 में दूसरे नंबर पे रहने वाली पार्टी कौन सी थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 17वां प्रश्न है अपने, भारत के किस राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित साम्यवादी सरकार प्रथम बार सत्ता में आई? तो वो कौन सा राज्य था जहां पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित साम्यवादी सरकार पहली बार बनी थी? तो वो राज्य था अपने केरल। किस राज्य में बनी थी? केरल के अंदर पहली लोकतांत्रिक
निर्वाचित साम्यवादी सरकार बनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने केरल के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और यही जनसंघ आगे जा कर के किस में बदल जाता है? बीजेपी के अंदर। और बीजेपी की स्थापना कब होती है? 1980 के अंदर। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, 1957 में कांग्रेस पार्टी किस राज्य में पराजित हुई? तो 1957 में कांग्रेस पार्टी केरल में पराजित हुई। कहाँ पर पराजित हुई थी? केरल के अंदर। और कब पराजित हुई? 1957 में। 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में गांव-गांव तक हुआ था, गांव में फैला हुआ था, इसलिए एक दलीय प्रभुत्व का दौर रहा। तो स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था, जिसका कारण ये था कि कांग्रेस का जो संगठन था वो गांव-गांव में फैला हुआ था, जिसके कारण एक दलीय दौर का प्रभुत्व रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता बताइए। तो भारतीय जो दल व्यवस्था है उसकी एक विशेषता है कि भारत में वही बहुत प्रकार के दल पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अपन बहुदलीय प्रणाली। तो भारत दल व्यवस्था की पहली विशेषता क्या है? बहुदलीय प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो पहला आम चुनाव होता है अपने 1952 के अंदर, दूसरा आम चुनाव होता है 1957 में, और तीसरा आम चुनाव होता है 1962 के अंदर। तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें प्राप्त हुई, और तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 361 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से 1952 में कितनी सीटें प्राप्त हुई? 364, 57 में 371, और 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 361 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किन 2 राज्यों में कांग्रेस 1952 से 1967 के दौरान सत्ता में नहीं थी? तो ऐसे कौन से 2 राज्य थे वहाँ पर 1952 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही? तो पहला राज्य था केरल और दूसरा राज्य था जम्मू कश्मीर। तो केरल और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर के 1967 तक सरकार में नहीं रही। अगला प्रश्न है कि किस दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया? तो चुनाव आयोग ने किस दशक तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत कर दी थी? तो ये था 1990 के दशक तक। 1990 के दशक तक कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम की शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो है अब, किस पत्रिका ने ये लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और
पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वभौम मताधिकार के समर्थक थे और उन्होंने इस पद्धति को अपनाने की सहमति दे दी थी। तो उस समय की एक पत्रिका थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर। तो इस ऑर्गेनाइजर ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। तो ये किस पत्रिका ने कहा था? ऑर्गेनाइजर। अगला जो प्रश्न है अपना 26वां, राष्ट्रीय मंच पर किस नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन में बदल गई? तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी के आगमन से, किसके आगमन से? महात्मा गांधी के आगमन से कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन में बदल गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। 27वां प्रश्न है कि मौजूदा हिंदुस्तान के किन दलों पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है? तो भारत में कई प्रकार के जो दल हैं, उन दलों में किन किन दलों में सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है? तो उसमें सबसे पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी, दूसरी है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर। तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर में किसकी छाप देखी जाती है? सोशलिस्ट पार्टी की। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में किस प्रणाली को अपनाया गया है? सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत को अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने 29वां, भारत में 1967 के आम चुनावों में कौन कौन से राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला? तो 1967 के जो आम चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश तथा असम राज्यों में बहुमत मिला। तो 1967 के चुनाव में कांग्रेस को किन किन राज्यों में बहुमत मिला? जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश तथा असम राज्य में। अगला 30वां प्रश्न है कि जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया? तो जनसंघ का एक नारा था, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। तो जनसंघ ने किसके ऊपर जोर दिया? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। 31वां प्रश्न है, समाजवादी पार्टी किन किन पार्टियों में विभाजित हुई? तो समाजवादी पार्टी का विभाजन किन किन पार्टियों में हुआ? तो पहली पार्टी थी किसान मजदूर पार्टी, दूसरा विभाजन हुआ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और तीसरा विभाजन हुआ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी 3 पार्टियों में टूटी। कौन कौन सी? किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और तीसरा था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं के नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस पार्टी में कौन कौन से प्रभावशाली नेता थे? उनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सी राजगोपालाचारी।
ये सभी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। अगला जो प्रश्न है अपने 33वां, चीन ने अपना आणविक परीक्षण किस वर्ष में किया था? तो चीन ने अपना पहला आणविक परीक्षण 1964 में किया। कब किया था? 1964 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण होता है 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब होता है ये? 26 जनवरी 1950 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय साम्यवादी पार्टी के मुख्य नेताओं के नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साम्यवादी पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन थे? उनमें से सबसे पहले थे A.K. गोपालन, दूसरे थे नंबूदरी पाद, S.A. डांगे, अजय घोष तथा G.C. जोशी। ये सभी कौन सी पार्टी से थे? भारतीय साम्यवादी पार्टी, जिसको कहते हैं अपन CPI। A.K. गोपालन, नंबूदरी पाद, S.A. डांगे, अजय घोष, G.C. जोशी। अगला प्रश्न है, जनसंघ पार्टी के 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, और इसकी स्थापना करने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जनसंघ पार्टी के प्रमुख 3 नेता कौन कौन थे? पहले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे थे दीनदयाल उपाध्याय, और तीसरे थे बलराज मधोक। ये तीनों किस पार्टी से जुड़े हुए थे? भारतीय जनसंघ से। 37वां है, एक पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध किन्हीं 4 राष्ट्रों के नाम बताइए। तो ऐसे 4 देश जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी की व्यवस्था है, ऐसी देश हैं अपने। पहला देश है भूतपूर्व सोवियत संघ, दूसरा है चीन, तीसरा है क्यूबा और चौथा है सीरिया। इन चारों देशों में कौन कौन से देश? सोवियत संघ, चीन, क्यूबा और सीरिया में एक पार्टी की ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है 38वां, तानाशाही और सैन्य आधिपत्य वाले किन्हीं 4 राष्ट्रों के नाम बताइए। तो ऐसे कौन से 4 देश हैं जहां पर तानाशाही और सैन्य शासन है? उनमें पहला है म्यांमार, दूसरा बेलारूस, तीसरा इरिट्रिया और चौथा है पाकिस्तान। तो म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया और पाकिस्तान में कौन सी शासन व्यवस्था है? तानाशाही और सैन्य शासन व्यवस्था। 39वां प्रश्न है कि भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की विचारधारा क्या रही है? तो भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की विचारधारा साम्यवादी या मार्क्सवादी रही है। कौन सी रही है? साम्यवादी या मार्क्सवादी। तो साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा किसकी है? वामपंथी दलों की। 40वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होता है 1964 में। कब होता है? 1964 में CPI का विभाजन होकर के 2 पार्टी बनती है। इससे एक बनती है CPI-M, जिसको कहते हैं, M का मतलब होता है मार्क्सवादी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और दूसरी मूल पार्टी रहती है यही CPI, जिसको कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस प्रकार से 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो जाता है और उससे 2 पार्टियां बनती है, CPI-M और CPI। अगला जो प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन हुआ। तो चीन और सोवियत संघ दोनों के बीच में विचारधारात्मक अंतर आ गया, जिसके कारण सीपीआई का विभाजन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति होती है अक्टूबर 1917 में। कब होती है? अक्टूबर 1917 में। और किसके नेतृत्व में होती है ये? लेनिन के नेतृत्व में। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि भारत में अनुच्छेद 356 का तथाकथित दुरुपयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो 356 का दुरुपयोग कब हुआ? तो केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रथम दुरुपयोग 1959 में केरल की वैधानिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करके किया गया। तो भारत में 356 का सर्वप्रथम दुरुपयोग कब किया गया? 1959 में। 1959 में क्या किया गया था? केरल की चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से 356 का दुरुपयोग पहली बार केरल में 1959 में होता है। अगला प्रश्न है, 1952 के चुनाव में वोट हासिल करने के लिहाज से कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही? तो 1952 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी कौन सी थी? सोशलिस्ट पार्टी। और पहले नंबर पे कौन थी? कांग्रेस। तो पहले नंबर पे कांग्रेस थी और दूसरे नंबर पे कौन थी? सोशलिस्ट पार्टी। आज का अपने अंतिम प्रश्न है 45वां। गठबंधन सरकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है? तो जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो किसे कहेंगे गठबंधन सरकार? कि जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाए उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था अपने आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक ज़रूर पहुँचे। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस पाठ से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।